ये देखो बच्चों कि हमारे पास यहाँ पर बोला गया है कंप्लीट दी टेबल। ठीक है भाई। और हमारे पास बच्चों यहाँ पर बोला गया है गिवन क्या क्या है, एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियन नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अच्छा भाई, हमारे पास सिंबल दिया हुआ है लिथियम का, लिथियम पॉजिटिव। ठीक है भाई, यहाँ पर लिथियम पॉजिटिव का हमें सिंबल दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर लिथियम जो है वो आयोनिक स्टेट में है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 3। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे मेरे पास, 3 हो जाएंगे। अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ता है, जैसे कि तुम्हारे पास देखो ना लिथियम है, तो ये 6 और 3 है। तो हम लोग ने ओ लेवल्स में पढ़ा था कि भाई हम लोग को बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर करना पड़ता है। तो लिथियम का मैं बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दूंगा, मतलब मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दूंगा, तो मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो देखो 6 माइनस 3, 3 मेरे पास आ जाएगा। ठीक है भाई। अब इसमें तुम देखो कि हमारे पास क्या नाम है भाई कि न्यूक्लियन नंबर हमें लिखना है। तो न्यूक्लियन नंबर अगर मैं बोलूं तो मेरे पास कितना है भाई, बड़ा वाला नंबर होता है हमारा, तो न्यूक्लियन नंबर यहाँ पर हमारे पास 6 है। ठीक है भाई, चलो मैं आगे चलता हूं। अच्छा भाई, अब हमारे पास बच्चों दूसरी लाइन में हमें एटॉमिक नंबर लिखना है, न्यूक्लियन नंबर लिखना है, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है। ठीक है भाई। अब इधर देखो, सबसे पहले तुम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो कि हमारे पास जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या है भाई, 26। ठीक है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास यहाँ पर 26 है। तो मुझे पीरियोडिक टेबल में जाकर देखना पड़ेगा कि भाई 26 नंबर किसका होता है। ये देखो भाई। देखो भाई, हमारे पास यहाँ पर जो है 26 किसका है, आयरन का है। ठीक है भाई। इसका मतलब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, आयरन की। अब देखो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सिंबल नहीं लिखना है, तुम्हें सिंबल के साथ साथ इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जी जी मैं जून। अच्छा भाई, तो हमें आयरन के साथ साथ आयरन का एटॉमिक नंबर भी लिखना है। और तुम लोगों को क्या करना है भाई, देखो आयरन का हमारे पास मास कितना होता है, 56। लेकिन क्या पता ये आयरन का आइसोटोप हो, तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसका मास नंबर निकाल के। वो कैसे निकालोगे आप, इन दो चीजों को ऐड करके तुम्हारे पास जो मास नंबर बनता है, जिसको मैं न्यूक्लियन नंबर बोलता हूं बच्चों, तो वो किस चीज से मिलके बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। ऐसा ही है भाई। तो 26 प्लस 32 कर लो, तो तुम्हारे पास कितना बन गया, 8 एंड 5, तो ये 58 बन गया। ठीक है भाई। अब बच्चों इसके साथ साथ अब तुम एक चीज नोट करो कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारे पास है 26, लेकिन तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है 23। इसका मतलब यहाँ पर जो बच्चों इलेक्ट्रॉन है 3 कम है, मतलब आयरन ने यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हुए, तो इस पे +3 का चार्ज आ जाएगा। ऐसा ही है भाई। अब इसके साथ साथ न्यूक्लियन नंबर अगर आपको निकालना था तो आप क्या करते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करते, तो हमारा आ गया 58। और इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है बच्चों प्रोटॉन नंबर। तो तुम्हारे पास प्रोटॉन नंबर यहाँ पर कितना है, 26। ठीक है भाई। तो ये हमारा था कितने मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए। देखो बहुत इजी था ये, तो तुम लोग पहले भी करते आए हो, लेकिन वो थोड़ा सा आसान होता था इससे भी। खैर, अच्छा भाई बच्चों, हमारे पास यहाँ पर जो डेफिनेशन आ रही है वो आ रही है डिफाइन द टर्म रिलेटिव आइसोटोपिक मास। ठीक है भाई, रिलेटिव आइसोटोपिक मास की हमारे पास डेफिनेशन आ रही है।
अब इधर देखो, हम लोगों ने रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा है कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कि वेटेड एवरेज मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू द कार्बन, रिलेटिव टू दी 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम। ठीक है भाई, तो रिलेटिव आइसोटोपिक मास क्या होगा, वेटेड एवरेज मास ऑफ एन आइसोटोप। एटम की जगह तुम क्या लगा दोगे, आइसोटोप लगा दोगे। वेटेड एवरेज मास ऑफ एन आइसोटोप रिलेटिव टू दी 1/12 ऑफ दी कार्बन 12 एटम। ठीक है बेटा, तो ये तुम्हारे पास 2 मार्क की डेफिनेशन। अच्छा भाई, अभी तक देखो, कैलकुलेट दी रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ बोरॉन 11। ठीक है भाई, बोरॉन का हमें दिया हुआ है 11, और इसका हमें मास कैलकुलेट करना है, आइसोटोपिक मास। देखो तुम्हारे पास यहाँ पर बोरॉन की 2 चीजें हैं, एक बोरॉन 10 है जिसकी तुम्हें आइसोटोपिक मास दिया हुआ है 10.0129, और इसकी तुम्हें अबंडेंस जो गिवन है वो है 19.78। इसके साथ साथ तुम्हें बोरॉन 11 है, और बोला गया है कि भाई इसका आपको रिलेटिव आइसोटोपिक मास कैलकुलेट करना है। तो इसमें हमें रिलेटिव आइसोटोपिक मास नहीं पता, एक्स कर दिया उसको मैंने, और अबंडेंस मुझे पता है कि भाई 80.22 है। ठीक है भाई, 2 मार्क के लिए सवाल है बच्चों। अच्छा, अब तुम लोगों को पता है कि हमारे पास यहाँ 2 चीजें गिवन है और एक चीज में से, तो देखो ए आर का हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ करता था, ए आर इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस मल्टीप्लाई बाय मास ओवर 100। ठीक है भाई, यही हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता था रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने का। अच्छा, इसके साथ साथ अब देखो कि क्या हमें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन पता है भाई, नहीं पता हमें। अच्छा, 1 मिनट बच्चों, कैलकुलेटर निकालो, 19.78 और 80.22 को ऐड करना, देखो क्या ये 100 बन रहा है। आई थिंक 100 बन रहा है ये, ऐसा ही 100 बन रहा है ना, बस सही है। चलो, अब मैं आगे चलता हूँ भाई। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पर हम लोगों को एक चीज मिस नहीं दी हुई, वो हमें क्या नहीं दी हुई, कि भाई एक इक्वेशन है तुम्हारे पास, इक्वेशन के अंदर तुम्हारे पास यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ पर तुम्हारे पास आइसोटोपिक मास ऑफ बोरॉन 11 मिसिंग है, ये हमें निकालना है। तो देखो, 2 आइसोटोप है ना, तो ये वाला फॉर्मूला मैं कितनी बार रिपीट करूंगा, 2 बार रिपीट करूंगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ओवर 100। अब देखो कि तुम्हारे पास यहाँ पर ए आर हमें नहीं पता, ए आर देखो वैसे हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी पीरियोडिक टेबल, लेकिन खैर अभी हम इसको देखते हैं। पहले वाले की परसेंटेज अबंडेंस पता है मुझे 19.78, मल्टीप्लाई बाय मास मुझे पता है कितना है भाई, 10.0129, डिवाइड बाय 100 कर दो उसको, प्लस सेकंड वाले की मुझे परसेंटेज अबंडेंस पता है, नहीं पता। 1 मिनट, परसेंटेज अबंडेंस मुझे पता है सेकंड वाले की, हाँ, परसेंटेज अबंडेंस पता है मुझे 80.22, इसको परसेंट लिख दो, 0.22 मल्टीप्लाई बाय मास नहीं पता भाई, मास हमें कैलकुलेट करना है, तो इसको मैंने कर दिया एक्स, और इसको मैं कर दूंगा डिवाइड बाय 100। देखो अब ये एक इक्वेशन बनी है बच्चों, एक इक्वेशन के अंदर याद रखना 2 चीजें मिसिंग नहीं हो सकती, ऑब्वियसली तुम्हारे पास कोई ना कोई एक चीज मिस होगी। यहाँ पर तुम्हारे पास जो बोरॉन 11 का है वो मास मिस है, तो देखो तुम्हें ए आर निकालना पड़ेगा बोरॉन का पीरियोडिक टेबल से। ये देखो भाई, बोरॉन का तुम्हारे पास एटॉमिक मास कितना होता है, 11, तो तुम इस सब सब चीजों को किसके बराबर कर दोगे,
11 के बराबर कर दोगे तो 19.78 मल्टीप्लाई बाय 10.0129 ओवर 100 प्लस 80.22 मल्टीप्लाई बाय x ओवर 100। अच्छा बच्चों, अब इसमें अलजेब्रा कर लो तो बहुत इजी हो जाएगा तुम लोग के लिए। 19.78 मल्टीप्लाई बाय 10.0129, ये एक ब्रैकेट हो गया, प्लस 80.22 मल्टीप्लाई बाय x, तो 80.22 x हो जाएगा ये। और नीचे दोनों के बच्चों डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने 100 पूरे के नीचे कर दिया। ठीक है भाई, सिंपल मैथ से ये। अच्छा, इसके साथ साथ अब इसको कर लो ना, तो 100 उधर चला जाएगा तो ये 1100 हो जाएगा, और 19.78 मल्टीप्लाई बाय 10.0129। तो बच्चों मेरे पास थोड़ी सी जगह कम पड़ गई है, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, प्लस 80.22x। अच्छा बच्चों, इसकी अलजेब्रा करो और मुझे इसका ना कंफर्म आंसर बताओ, टोटल आंसर बताओ इसका मुझे। हाँ भाई बच्चों, कितना आ रहा है? चलो सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट बता दो ना मुझे, 19.78 मल्टीप्लाई बाय 10.0129 वाला। इसका आ रहा है 1 सर टोटल आ रहा है 10.22। 10.22। चलो भाई कोई और भी कंफर्म करो मुझे। 11.24। अच्छा, ये तुम लोग तो सबके ही अलग आ रहे हैं यार, ये क्या सीन है? सिंगल सिंगल स्टेप में करो ना, फिर शायद हो जाए। 19.78 मल्टीप्लाई बाय 10.0129 का आंसर दो मुझे सबसे पहले तो। 198, ठीक है, प्लस 80.22x, ये बात क्लियर होती है? अब 198 उधर जाके माइनस हो जाएगा 1100 से, इज इक्वल्स टू 80.22x। अब 1100 माइनस 198 डिवाइड बाय 80.22 करो ना, तो अब आंसर आएगा ना x का। ठीक है भाई, अब बताओ इसका आंसर मुझे बच्चों। 11.24 आ रहा है भाई, अभी किसी ने बताया था मेरे ख्याल 11.24 मुझे। यस सर, चलो गुड है, गुड है बच्चों। 2 मार्क का था ये, इसके अंदर हमने लंबी चौड़ी वर्किंग करी है, वैसे भी जगह नहीं थी तो आपको मेरे पास तो 10.22 आ रहा है। 10.22 आ रहा है बच्चों, और किसी के पास तो नहीं आ रहा 10.22? हाँ भाई, देखो भाई सबका 11.24 आ रहा है यहाँ पर, रोज 11.24 है। आपका? आया? 11.24 नहीं आ रहा, तुम सबका ही गलत आ रहा है। 198 को मल्टीप्लाई थोड़ी करना है। चलो यार, मैं भी एक बार कर ही लेता हूँ। 19.78 मल्टीप्लाई बाय 10.0129, ऐसा ही है, 198.055। ठीक है, अच्छा ये पूरा लिखना है भाई। हाँ ऐसा ही है, मैं समझा टोटल 198 आया, 198.055। और इसको हम किससे डिवाइड कर रहे थे? 80.22 से, तो 1100 माइनस 198.055 डिवाइड बाय 80.22, तो 11.2433। अच्छा, 11.2433 क्यों लिखा मैंने? अब देखो सवाल के अंदर, गिव योर आंसर टू 6 सिग्निफिकेंट फिगर।
बच्चों आई होप तुम लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर होंगे भाई, एएस फिजिक्स में पढ़ाए जाते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं दिया आंसर, 6 सिग्निफिकेंट फिगर में। देखो डेसिमल से पहले 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 4 है, तो मेरे 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अब देखो अगर तुम यहाँ पर अपना आंसर 6 सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं देते तो 100% तुम्हारे मार्क्स कटते, तो ये चीज भी पढ़ना जरूरी है भाई, ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको मिस करते। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बोला गया है एक्सप्लेन व्हाट इज द मेंट बाय द टर्म आइसोटोपिक मास। ये तो बहुत इजी है कि द मास, द वेटेड मास, द वेटेड एवरेज mass of an isotope relative to the mass of 1/12 of carbon 12 atom। ठीक है भाई, तो वापस हमें 2 मार्क्स मिल गए इसके लिए। चलो भाई अब आगे चलते हैं। बच्चों हमें बोला क्या गया है भाई, ये वाला सवाल, A sample of copper contains 2 isotopes। 2 आइसोटोप है भाई कॉपर के, एक कॉपर 63 है एक, और इसके साथ साथ एक है कॉपर 65। The relative atomic mass of the copper in this sample is AR हमें गिवन है 63.55 रिलेटिव एटॉमिक मास बच्चों हमें गिवन है। कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स, शो योर वर्किंग। मेरे ख्याल जो हम लोगों ने बच्चों कल की क्लास में सवाल किया था उसमें भी हमारे पास 2 आइसोटोप्स थे और AR गिवन था। तो हम लोग ने क्या किया था, एक आइसोटोप के लिए X अज्यूम किया था और दूसरे आइसोटोप के लिए 100 - X। ठीक है भाई, ये बात क्लियर है। तो अब फॉर्मूले लगाते हैं हम लोग, चलो बहुत इजी है। तो कितने मार्क का है, 2 मार्क का अभी। अच्छा ये देख लो भाई, 63 मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, 63.55 इज इक्वल टू, पहले वाले के लिए हमने x लिया था तो x मल्टीप्लाई बाय मास कितना है 63 डिवाइड बाय 100 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 100 - x मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइड बाय 100। अब इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल अलजेब्रा है बच्चों। 63.55 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 63x ओवर 100, या इसको मैं पूरा एक साथ ही लिख देता हूँ 63x प्लस, अब देखो यहाँ पर 65 जो है वो ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 6500 माइनस 65x, और इसको डिवाइड कर दो टोटल 100 से। अब इसके अंदर बच्चों जो अलजेब्रा होगा हमारा वो देखो कि 63.55 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 उधर जाके, तो ये हो जाएगा 6355 इज इक्वल टू 63 माइनस 65 कितना बनता है भाई, 63x माइनस 65x कितना बनता है तुम्हारा, -2x बनता है, तो -2x ये हो जाएगा प्लस 6500। अब देखो 6500 यहाँ पर पॉजिटिव में है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू -2x, और इसका आंसर बताना कितना आ रहा है 45 एंड 100, 145 आ रहा है, -145 ऐसा ही है, -2x -145 आ रहा है बच्चों, ऐसा ही है? जी जी सही है। अच्छा अब इसको हमें क्या करना है, सिंपल मैथ्स करनी है, -2 कर देना है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, x की वैल्यू बताना क्या आ रही है 72.5। अच्छा बच्चों x की वैल्यू हमारी आ गई है 72.5%। तो अगर मुझे, अच्छा ये तो मेरी आ गई है कॉपर 63 की, अगर मुझे कॉपर 65 की निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा भाई 100 माइनस 72.5, तो ये बच्चों कितना आ रहा है 2.5 एंड 25, तो 27.5 आ रहा है ये, ऐसा ही कंफर्म करना। ठीक है, तो देखो हमारे पास कॉपर 63 की आ गई 72.5 और कॉपर 65 की बच्चों हमारे पास आ गई है 27.5। ये इस सवाल में किसी को मसला है, आपका नाम
अदन नो सर। वो आपने कल ऑनलाइन क्लास की ऐसे ही। अयान, जोनाथन, सुमैया, क्लियर है बच्चों? क्लियर सर। ठीक है भाई। अच्छा, अब अगला सवाल तो आई होप तुम लोग कर सकते हो 1 मार्क के लिए। नेम द टाइप ऑफ बॉन्डिंग विद इन सैंपल ऑफ सॉलिड कॉपर। अच्छा बच्चों, कॉपर क्या होता है? मेटल होता है, और मेटल्स के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? आयोनिक, मेटेलिक। तो देखो हमारे अंदर, हमारे अंदर बोल रहा हूं, कॉपर के अंदर मेटेलिक बॉन्डिंग होगी बच्चों। अच्छा खैर, ये हम लोग ने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन यार ओ लेवल्स के अंदर तुमने पढ़ा है ना इसके बारे में, बहुत इजी है। तो ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो द बॉन्डिंग विद इन अ सैंपल ऑफ सॉलिड कॉपर। अच्छा बच्चों, सॉलिड कॉपर है, इसके अंदर क्या होगी? मेटेलिक बॉन्डिंग होगी। खैर हम लोग ने अभी मेटेलिक बॉन्डिंग को डिस्कस नहीं करा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो मेटेलिक बॉन्डिंग बनती किस चीज से थी बच्चों? वो बनती थी फिक्स्ड आयंस, फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस एंड सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम लोग को याद हो तो हमारे पास देखो फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस हैं ये कॉपर के, और इसके पास क्या होगा? सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ये हमारे पास मेटेलिक बॉन्डिंग की डायग्राम होती थी, अगर तुम लोग को याद हो तो। ऐसा ही है भाई। तो ये जो है ना, ये है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या जिनको मैं डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन भी कहता था, या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कहता था। ये मजीद तुम लोग की ना बॉन्डिंग में जाके क्लियर हो जाएगी। और ये जो है ना पॉजिटिव आयन, ये फिक्स्ड पॉजिटिव आयन है, मतलब ये अपनी जगह से हिलते नहीं, ऑब्वियसली सॉलिड है ना भाई, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो तो फिक्स होते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग दो चीजों से होती है, दो चीजों के बीच में होती है। एक फिक्स पॉजिटिव आयन, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन या सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, स्टेट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कॉपर एटम। यहां पर कॉपर की हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने को बोल रहा है। बच्चों तुम्हें पता है कि कॉपर जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसको मैं डी ब्लॉक एलिमेंट भी कहता था भाई। चलो, अब मैंने तुम लोगों को कॉपर की ना, हमारे पास याद है दो एक्सेप्शनल केस करे थे हमने, एक कॉपर किया था, एक क्रोमियम किया था, सॉरी, एक हमने क्रोमियम किया था। तो चलो मुझे कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ भाई। अच्छा, अगर कॉपर की बात करेंगे सर, कॉपर का नंबर कितने, तो ये देखो, कहाँ गया ये, 29। ठीक है भाई। तो कॉपर हमारे पास है बच्चों 29। यहाँ पर कॉपर एटम की बात करी गई है, हाँ एटम की बात करी गई है। हाँ भाई, कॉपर की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बच्चों? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। ऐसा ही है बच्चों, ये गलत है। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मैं 3d पहले लिख देता हूँ तो देखो भाई, मुझे रूल्स में बोला कि सर आप पहले 3d लिख दें और बाद में 4s लिख दें। देखो ये अभी भी गलत है, पता है क्यों? याद है हम लोग ने दो केसेस करे थे, एक क्रोमियम और एक कॉपर। मैंने तुम लोग को एक चीज भी बताई थी कि हमारे पास जो हाफ फिल्ड सबशेल्स हैं या फुल फिल्ड सबशेल्स हैं, दे आर स्टेबल। तो क्या यहाँ पर तुम्हारे पास हाफ फिल्ड सबशेल या फुल फिल्ड सबशेल है? यहाँ पर देखो कि हमारे पास एस तो फुल फिल्ड है, तो ये स्टेबल है, डी फुल फिल्ड नहीं है। अब अगर एक गौर से एक बात देखो कि मैं एस का इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर कर देता हूं, तो मेरे पास ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाएगी, 3d10 एंड 4s1। Yes.
तो अब एक चीज देखो कि तुम्हारे पास क्या डी फुलफिल्ड हो गया, तो ये स्टेबल हो गया। क्या तुम्हारे पास एस हाफ फिल्ड है, तो ये भी स्टेबल है। तो ये तुम्हारे पास ये वाली सही है। ठीक है भाई, ऊपर वाली गलत है तो ऊपर वाली नहीं लिखते हम। एक मार्क की थी, देखो एक मार्क लूज कर देते हैं अभी तुम। अच्छा, ये हमारा मोल्स आ गया, मोल्स को भी हम स्किप करते हैं। अच्छा भाई, सवाल देखो, इसमें बोला है द डायग्राम शोज द बिहेवियर ऑफ सेपरेट बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा भाई, उसने ये बोला है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं दोनों साइड पे, इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स। यहां पर क्या चार्ज होगा और यहां पर क्या चार्ज होगा, ये वो पूछ रहा है भाई। यहां से हमने इलेक्ट्रॉन पास करवाया तो वो इधर डिफ्लेक्ट हो गया, प्रोटॉन पास कराया तो वो इधर डिफ्लेक्ट हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पे मेरे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो मेरे पास वो किससे अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव से। तो मेरे पास इस वाली प्लेट पे क्या चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव। और प्रोटॉन है ये, प्रोटॉन ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर नेगेटिव। ठीक है, ये एक हमारा एक मार्क का होगा। अच्छा, उसने बोले पार्ट 2 देखो भाई। ऑन द डायग्राम, इसी डायग्राम के अंदर ड्रॉ द लाइन टू शो अ सेपरेट बीम ऑफ न्यूट्रॉन। भाई न्यूट्रॉन पे हमारे पास चार्ज क्या होता है? नो चार्ज या न्यूट्रल, ऐसा ही है, या जिसको हम जीरो भी कह सकते हैं। फ्रॉम द सेम सोर्सेस बिहेव इन द सेम इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब देखो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रॉन की अगर मैं बीम शूट करवाऊंगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा इन प्लेट्स का, पॉजिटिव या नेगेटिव का? कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो है, मेरे पास जो न्यूट्रॉन की लाइन है वो ऐसे आ जाएगी। ठीक है भाई, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ना वो पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा ना वो नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। तो हमारे पास न्यूट्रॉन की जो बीम है वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है भाई, अच्छा चलो अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम अप टू क्रिप्टॉन आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन s p and d ऑर्बिटल्स। ठीक है, state the number of occupied orbitals in an isolated atom of krypton 36। सबसे पहले तो बच्चों हम लोग को यहाँ पर क्या करनी है, बोला गया स्टेट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स इन एन आइसोलेटेड एटम ऑफ क्रिप्टॉन 36। कितने ऑर्बिटल्स हम लोगों ने ऑक्यूपाई करे हैं? ठीक है, क्रिप्टॉन की वो करो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 36। वन एस टू, टू एस टू, टू पी सिक्स, थ्री एस टू, थ्री पी सिक्स। कितना होगा भाई? तो हाँ भाई, कितना होगा ये? 1 2 3 4 10, यहाँ तक होगा 10, एंड 2 8 एंड 10 यहाँ तक होगा, और यहाँ होगा हमारे 36। तो ये होगा हमारा 4p6 हो जाएगा। ठीक है भाई, सबकी यही हुई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। 3D के बाद 4p6 आया सबका, ऐसा ही है। तो देखो, स्टेट द नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड एटम ऑफ क्रिप्टॉन। एस के ऑर्बिटल कितने हैं इसके अंदर? 1 2 3 4, ऐसा ही है। एस के ऑर्बिटल 4 है। पी के ऑर्बिटल कितने? 1 2 एंड 3। और डी के ऑर्बिटल कितने? 1। ऐसा ही है, तो 3 मार्क का, इजी। आगे चलते हैं। अच्छा भाई, कंप्लीट द डायग्राम टू शो द नंबर
and relative energies of the electrons in an isolated atom of silicon। बच्चों सिलिकॉन है हमारे पास 14, हाँ अच्छा चलो ये तो गिवन है, सिलिकॉन है हमारे पास 14 होता है भाई। देखो 1s के अंदर उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें रखे होंगे, मजीद में आगे चलता हूँ 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बच्चों। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, चलो फिर आसान हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p2। देखो ना यहाँ पर 2 4 10 एंड 12 एंड 14, ठीक है। 2s के अंदर हमने 2 रख दिए, 2p के अंदर हमें बच्चों रखने हैं 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसा ही है। ये मैंने गलत करा है। तुम लोगों ने देखा होगा कि मेरा ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा गलत था। हम लोग ने रूल नंबर 3 याद रखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, कि हम लोग को 1 बाय 1 एनर्जी लेवल्स के अंदर फिल करना होता था। ऐसा ही है विद ऑपोजिट डायरेक्शन, तो मुझे ऐसे फिल करना होगा। पहले हम लोग पी एक्स में करेंगे, फिर पी वाई, फिर पी जी में ना, ऐसे होता था हमारे पास पी, तो ये पी एक्स पी वाई ये पी जी। बच्चों मैं दोनों में एक साथ नहीं कर सकता ना, मैं क्या करूंगा कि पहले पी एक्स में एक, फिर पी वाई में एक, फिर पी जी में एक, देन पी एक्स देन पी वाई एंड देन पी जी विद ऑपोजिट स्पिन, ठीक है। ये एक बात हो। अब 3s में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 एंड 2, इसके साथ साथ 3p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 एंड 2, ठीक है भाई। अच्छा ये गलत है भाई, क्यों गलत है भाई? अच्छा देखो हमारे पास पी एक्स में हमने कर दिया, तो डी जेनरेट ऑर्बिटल है बच्चों। डी जेनरेट ऑर्बिटल का मतलब क्या है कि इनका एनर्जी लेवल सेम है, ठीक है भाई। तो मेरे पास जो दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा विद दिस सेम स्पिन इन द नेक्स्ट ऑर्बिटल आएगा, ठीक है भाई। तो ये 2 मार्क की था। अच्छा पार्ट 2 बोला गया है द डायग्राम शोज द टाइप ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। ये ऑर्बिटल दिया हुआ है, ये कौन सा ऑर्बिटल है भाई? अच्छा देखो ये तुम्हारे पास ऐसे ग्रिड होता है ना। अब देखो मैथमेटिक्स के अंदर तो तुम्हारा ग्रिड चेंज नहीं होता था, एक्स और वाई रहा करता था, लेकिन तुम्हारे पास यहां पर ग्रिड चेंज हो सकता है। अगर मैं इसको एक्स बोल दूं और वाई कह दूं तो सर ये भी तो सही है, बस इसको आपने रोटेट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल है फिलहाल, अभी हम लोगों को उसने हाईलाइट नहीं करा कि भाई पी एक्स से पी वाई पी सी, ठीक है भाई। अच्छा state the total number of electron that exist in all orbitals of this type in an atom of fluorine। ये p ऑर्बिटल है, वो कह रहा है p ऑर्बिटल्स के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं फ्लोरीन के एटम के अंदर। तो फ्लोरीन के एटम की हम लोग वो देख लेते हैं ना, क्या हो जाती है 1s2 2s2 2p5। अब देखो तुम लोगों को पता है कि s ऑर्बिटल जो होता है वो स्फेरिकल होता है, तो ये 1s भी स्फेरिकल होगा, 2s उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, तो ये भी स्फेरिकल होगा। और जो p है, p हमारे पास डंबल शेप होता है 1 2 एंड 3, तो ये तुम्हारा p होता है। ये तुम्हारा हो गया पी एक्स पी वाई एंड पी जी, तो ये तुम्हारे पास p। अब देखो p ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, खत्म, ठीक है भाई। अच्छा भाई द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ इन द फर्स्ट रो ऑफ द डी ब्लॉक। डी ब्लॉक बच्चों हमारे पास कौन सा होता है, ट्रांजिशन। स्कैंडियम 21 टू कॉपर 29 आर वेरी सिमिलर। फॉर ऑल दीज एलिमेंट्स it is a 4s electron that is lost first during the first ionization energy. Suggests why the first ionization energies of these elements are very similar। हाँ भाई वही कह रहा है कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हमारी इन सब एलिमेंट्स की तकरीबन सेम क्यों है, सिमिलर क्यों है भाई? 3 मार्क का सवाल है। अच्छा
बच्चों अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने कराई थी डी ब्लॉक एलिमेंट की, उसमें जाओ। तो तुम्हें वहां पर एक चीज दिखेगी कि सबसे पहले तो चलो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिपेंड किस पे करती है। उसके दो फैक्टर्स हमने पढ़े थे भाई। हाँ भाई, एक तो हम लोगों ने इसका फैक्टर पढ़ा था बच्चों, चार्ज ऑन दी न्यूक्लियस, और इसका हम लोगों ने एक और फैक्टर पढ़ा था, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। ऐसा ही है। अच्छा, यहां पर उसने हमें बताया हुआ है कि इट इज अ 4s इलेक्ट्रॉन दैट इज लॉस्ट फर्स्ट ड्यूरिंग दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर तुम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो ना, तो तुम्हारे पास जो 3d ऑर्बिटल होता है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या हो रहा होता है, 4s ऑर्बिटल आता है। ऐसा ही है भाई। तो जो तुम्हारे पास, हम लोग पहले इलेक्ट्रॉन सब में से किस में से निकाल रहे हैं, 4s में से निकाल रहे हैं। ऐसा ही है। तो हम लोग का जो क्या एनर्जी लेवल यहाँ पर सबका सेम है कि 4s में से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो क्या हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी की सिमिलैरिटी है वो भी होगी, क्योंकि हम लोग सेम क्या कह रहे हैं कि ऑर्बिटल में से निकाल रहे हैं। तो देखो इसमें तुम्हारे पास क्या होती है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और देन 4s2 एंड देन 3d10। अब डी ब्लॉक का था तो हम लोगों ने क्या करा, ट्रांजिशन था तो हम लोगों ने डी पहले लिख लिया, एस बाद में लिख लिया। तो तुम देखो कि ट्रांजिशन के अंदर हमेशा पहला जो इलेक्ट्रॉन जाएगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हाँ, वो तुम्हारे पास एस में से जाएगा। तो देखो इन सबका मतलब एनर्जी लेवल सेम है, और पीछे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तकरीबन वो भी क्या है, सेम है। और एक और बात कि तुम्हारे पास यहां पर जो है, क्या तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेल सेम है यहाँ पर? हाँ भाई, मुझे एक बात बताओ, एक ही रो में है, मतलब ये क्या कहलाता है, पीरियड। तो पीरियड के अंदर क्या तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेल सेम होते हैं? ऐसा ही है। तो जब तुम्हारे पास नंबर ऑफ शेल सेम है, तो क्या तकरीबन तुम्हारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन सेम होंगे? तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट भी सेम है, तो इसलिए तुम्हारे पास यहाँ पर क्या हो रही है, सिमिलैरिटी आ रही है किसमें, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, दी। अच्छा, उसने सिमिलर बोला, सेम नहीं बोला, तो ये बात याद रखना कि सर हमारे पास थ्रू आउट दी पीरियड तो हमारे पास डिस्टेंस भी तो न्यूक्लियस से कम हो रहा होता है। तो देखो वो उसने सिमिलर बोला कि इतना डिफरेंस नहीं होगा इसमें, डिफरेंस होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं, दी फर्स्ट आयोनाइजेशन energies of these elements are very similar as the electron loss are from the same energy level. So same energy is required to remove the outermost electrons। ठीक है बच्चों, इसके साथ साथ तुम लोग ये भी लिख सकते हो कि there is no such big difference in शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। तुम्हारे पास शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा है, जब ये तुम्हारा जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वो तकरीबन सेम है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है भाई।
अच्छा बच्चों, ऑनलाइन वालों क्लियर हो रही है सारी बातें? अयान और सुमैया? यस सर। सर चलो चलो, अब आगे चलते हैं बच्चों हम। हाइड्रोजन is a general term used to represent the ions H positive और अच्छा बच्चों, ये देखो ना, आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूट्रियम है और ये ट्रिटियम है। खैर, state in terms of subatomic particles in the nucleus, what is the same about each of these ions and what is different? तो सेम देखो, तुम्हें एक चीज क्लियरली नजर आ रही है जो कि है हमारा एटॉमिक नंबर, या जिसको मैं प्रोटॉन नंबर भी कह सकता हूँ। और डिफरेंस हमारा किस चीज का आ रहा है भाई? न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर? ऐसा ही भाई, एक मार्क का था, इजी था। A sample contains 3 different type of atom। आर्गन दिया हुआ है, क्रिप्टो पोटेशियम दिया हुआ है बच्चों, और कैल्शियम दिया हुआ है हमें। State fully in terms of number of subatomic particles what these 3 atoms have in common। हमें सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में बताना है। अब अगर बच्चा यहां पर एक चीज लिखता है 40 40 एंड 40, न्यूक्लियॉन नंबर सेम है। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं। आर्गन में मेरे पास प्रोटॉन कितने हैं? 18। और इलेक्ट्रॉन कितने? 18। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 40 माइनस 18, आई थिंक 22। Shade for in terms of number of subatomic particles of these। खैर, इसके साथ पोटेशियम, प्रोटॉन कितने? 19। और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 19। और इसके अंदर जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे? 21। ऐसा ही है। इसके साथ साथ कैल्शियम में चला मैं, तो कैल्शियम में प्रोटॉन है तुम्हारे पास 20, इलेक्ट्रॉन्स कितने? 20। और न्यूट्रॉन्स कितने? 20। तो देखो बच्चों, अगर मैं इन 3 एटम्स को देखूं तो इनमें मेरे पास सिमिलर चीज क्या आ रही है? तीनों एटम के अंदर क्या तुम्हारे पास प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर सेम आ रहा है? ये बात क्लियर है? बच्चा कहता है कि सर आपने यहां पर न्यूक्लियॉन नंबर क्यों नहीं बोला? देखो, उसने यहां पर बोला हुआ क्या है? अकॉर्डिंग टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या तुम्हारा न्यूक्लियॉन नंबर होगा? नहीं, तुम्हारा न्यूक्लियॉन नंबर सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं हुआ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होता है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो तुम इसमें आंसर क्या लिखोगे? नहीं 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 नहीं, आइसोटोप की डेफिनेशन थोड़ी बोली। तो इसमें बोलो कि इन दीज 3 atoms they have same number of proton and electrons। याद रखो, कभी भी तुम्हारे पास एटम होगा ना, एटम मतलब ऐसा कोई पार्टिकल जिसपे कोई चार्ज ना हो, उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर। स्टेट फुली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑल सबएटॉमिक पार्टिकल्स हाउ दीज 3 एटम्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। कि भाई ये तीनों हमारे पास डिफर किस वजह से कर रहे हैं? एक तो ये तीनों, एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से डिफर कर रहे हैं। तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन आर्गन का 18 है, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20, तो तुम्हारे पास प्रोटॉन नंबर डिफरेंट है। एक पॉइंट तो ये हो गया, प्रोटॉन नंबर डिफरेंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या जब प्रोटॉन नंबर डिफरेंट होगा क्या तुम्हारा इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा? इलेक्ट्रॉन नंबर भी तुम्हारे पास डिफरेंट है। और तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नंबर डिफरेंट है तो क्या तुम्हारे पास न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है? तुम्हारे पास पोटेशियम आर्गन का कितना है? 22 न्यूट्रॉन, और पोटेशियम का 40 माइनस 19
21, कैल्शियम का 20। तो देखो न्यूट्रॉन नंबर इज आल्सो डिफरेंट। सर अगर एक भी लिख दो तो एक मार्क मिल जाएगा, तीनों लिखेंगे तो एक मार्क। इसमें तुम मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? इसने देखो बोला ऑल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नहीं नहीं, ये समझ आता, अगर ये तीनों चीजें लिखेंगे तो एक मार्क देना। हाँ ऐसा ही, ठीक है भाई। न्यूक्लियर नंबर इज आल्सो डिफरेंट। हमारे पास टाइम है? हाँ है। अच्छा बच्चों ये वाला सवाल करो और बस फिर मुझे सेंड कर दो। ये तो आई थिंक हम लोगों ने किया हुआ है। हाँ ये तो बहुत आसान है यार, ये तो हमने किया हुआ है, कल ही सवाल किया था हमने वाला क्लास में। चलो भाई बच्चों जल्दी जल्दी कर लो उसको। हाँ भाई हो गया बच्चों सबका? क्या आंसर आ रहा है भाई सबका? चलो बच्चों इसको होमवर्क कर लेना, हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है भाई? ये होमवर्क कर लेना। अच्छा बच्चों एक मिनट रुकना, मेरी फाइल में कितने सवाल रह गए हैं। हाँ ये मैं आप लोगों को बच्चों फाइल शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसको ना कंप्लीट कर लीजिएगा और मुझे ग्रुप पे वापस सेंड कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों? अल्लाह हाफिज बच्चों। अल्लाह हाफिज़ सर।